तिवारी कॉमर्स कोचिंग की ओर से हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। यह वीडियो हमारा लेखांकन सिद्धांत के बाद पूंजीगत और आयगत कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स के बारे में है, पूंजीगत और आयगत मदों के बारे में है। लेखांकन सिद्धांत ये बताता है कि लेखा कार्य किस प्रकार से किया जाएगा। जो वित्तीय लेन देन है उनका हम लेखा कैसे करेंगे, जर्नल में लेखा कैसे कैसे करेंगे, खाता बही कैसे बनाएंगे, आगे ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल अकाउंट ये सब कैसे बनाएंगे। लेकिन लेखा करते समय हमें ये ध्यान देना होता है कि जो वित्तीय लेन देन है, जो उसमें रकमें अमाउंट इन्वॉल्व हैं या लगी हुई हैं, उनका सही ढंग से वर्गीकरण क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि कौन सा अमाउंट लाभ कैलकुलेशन के लिए होगा और कौन सा अमाउंट जो है संपत्तियों के लिए होगा। संपत्तियां ये ज़रूरी होती हैं जिनसे व्यापार चले, और लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसा ज़रूरी होता है कि हम व्ययों को किस प्रकार से लेखा करते हैं। जो पूंजी व्यापार में लगाई जाती है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग वह उस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं, उस प्रकार से प्रयोग करते हैं जिनसे हम कुछ संपत्तियां खरीदते हैं जो व्यापार चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं, और पूंजी का कुछ भाग जो है हम रख लेते हैं जो व्यापार में दिन प्रतिदिन के व्यय होते हैं। तो इस प्रकार से पूंजी को दो भागों में बांट देते हैं। एक भाग जो संपत्तियों में विनियोग किया जाता है और दूसरा भाग जो व्ययों के लिए रखा जाता है। तो पूंजी दो प्रकार के वर्गीकरण में बांट दी जाती है जिन्हें हम कैपिटल एंड रेवेन्यू के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल पूंजी किसको कहते हैं और रेवेन्यू किसको कहते हैं ये हम बताते हैं। इसको आगे बताने के पहले हम एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और वीडियो को लाइक करें। यह वीडियो हमारा आयगत और पूंजीगत कई भागों में बटा होगा क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और सैद्धांतिक रूप से इसमें हमें समझाना ज़रूरी होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स जो हैं हम किनको कहते हैं, उनका मतलब क्या होता है, कितने प्रकार से होते हैं। अगर इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो लेखा कार्य गलत हो जाते हैं। तो पूंजी हम किसको कहते हैं। कैपिटल हैज़ बीन डिफाइंड बाय इकोनॉमिस्ट एज दोज असेट्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ असेट्स। यानी कि पूंजी को अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया है किस प्रकार से, जबकि धन का उपयोग ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं में लगाया जाए, ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं में क्रय किया जिनसे आगे संपत्ति का निर्माण हो। ऐसा धन जो रखा हुआ है उसको हम पूंजी नहीं मानते हैं। धन वह है जो और धन कमाए, इसलिए हम पूंजी के रूप में ये इसको परिभाषित करते हैं कि आप अगर कोई संपत्ति या सेवा परचेज करते हैं, खरीदते हैं या उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो क्या उससे आगे और संपत्ति का निर्माण होता है और धन का निर्माण होता है। तो ऐसे व्यय को हम पूंजीगत यानी कैपिटल कहेंगे, पूंजी कहते हैं। लेकिन लेखांकन में इन अकाउंटिंग एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल। तो लेखांकन में हम दूसरे तरह से पूंजी निकालते हैं। क्या है कि जो असेट्स हैं, जो संपत्तियां, कुल संपत्तियां दायित्वों से कितनी अधिक हैं उसको पूंजी माना जाता है। तो इस तरीके से पूंजी का मतलब ये होता है कि जो और धन कमाए। कैपिटल कैन बी ब्रॉट इन बाय ए पर्सन इन टू फॉर्म्स। जो कैपिटल पूंजी व्यापार में लाई जाती है वो दो प्रकार से हो सकती है। एक नकद रूप में हो सकती है और दूसरा प्रकार का मतलब जैसे गुड्स के रूप में, असेट्स के रूप में। तो इस तरीके से व्हेन कैपिटल इज यूटिलाइज्ड फॉर परचेज ऑफ असेट्स दैट मेक द बिजनेस ए रनिंग कंसर्न। जब पूंजी
का उपयोग हम संपत्तियों के क्रय में करते हैं और ये संपत्तियां व्यापार चलाने के लिए आवश्यक होती हैं। तो इस भाग को पूंजी का कहा जाता है तथा पूंजी का शेष भाग जो बिजनेस के लिए बिजनेस व्यापार करने के लिए, माल खरीदने के लिए और दैनिक व्ययों के लिए रखा जाता है, उस भाग को हम आगम या आयगत व्यय कहते हैं। लेकिन आयगत व्यय क्या हुआ कि जो व्यापार में दैनिक कार्य होते हैं, यानी जो दैनिक व्यय होते हैं, माल खरीदना, माल बेचना, उनसे संबंधित जो व्यय होते हैं, इनमें जो पूंजी लगाई जाएगी, ऐसे भाग को हम रेवेन्यू या आयगत कहते हैं। इन अकाउंटिंग रिसीट्स आर मोर देन देयर कॉस्ट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू, यानी आय को हम लेखांकन में परिभाषित करते हैं कैसे कि जब लागत से, यानी किसी लेन देन में लागत से अधिक उसका आगम होता है, आय होती है, तो ऐसे व्यय को हम ऐसे क्या बोलते हैं, आयगत यानी आगम बोलते हैं। तो इस तरीके से पूंजी दो भागों में बढ़ जाती है, एक पूंजीगत होता है, दूसरा आयगत। पूंजी संपत्तियों के क्रय करने के लिए होती है, आय जो है लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो रिलेशन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, पूंजीगत और आयगत में क्या संबंध है कि द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू इज दैट बिटवीन ट्री एंड इट्स फ्रूट्स दैट कैन बी कंज्यूम्ड। लेखांकन में हम पूंजीगत और आयगत मदों में संबंधों की तुलना एक पेड़ और उसके जो फल लगते हैं, यानी जो ट्री है और उसके फ्रूट्स जो हैं उनसे करते हैं। अगर हम पेड़ की रखवाली अच्छे ढंग से करेंगे, भली भात से करेंगे, तो पूंजी जो फल पेड़ से प्राप्त होगा वो अच्छे तरीके से, यानी ज़्यादा फल प्राप्त होगा। और दूसरी तरफ यदि हम पेड़ का रखवाली यानी देखभाल ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो उससे फल नहीं प्राप्त होगा और एक दिन पेड़ जो है सूख जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बिजनेस में संपत्तियों की, पूंजी की रक्षा करें तो उससे आय ज़्यादा प्राप्त होती है, और आय की रक्षा करेंगे तो उससे हम पूंजी का निर्माण मानते हैं। यानी कि अगर आय या लाभ जो हुआ उस लाभ में से अधिक सब भाग उपयोग न करके कुछ भाग हम बचा लेते हैं, तो इस भाग को पूंजी में जोड़ देते हैं, जिससे पूंजी में वृद्धि होती है। तो एक दूसरे से दोनों लिंक हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। पूंजी से आय है और आय से पूंजी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक वृक्ष से, एक पेड़ से फल है और फल से वृक्ष होते हैं। तो इस तरीके से रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू होता है। पूंजी निर्माण जो है बिजनेस में दो प्रकार से होता है। द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस कैन बी इंक्रीज्ड बाय फॉलोइंग टू वेज। एक तो जो वो है कि द कैपिटल ब्रॉट बाय ओनर, यानी कि जो व्यापार का स्वामी है, जो व्यापार के ओनर्स हैं, वो पूंजी लाएं, और या दूसरा ये है कि व्यापार के संपूर्ण लाभ का उपयोग न करके उसमें पूंजी में कुछ हिस्सा इनका जोड़ दिया जाए। तो क्या टू वेज हैं, कैपिटल ब्रॉट बाय ओनर, और सेकंड है इफ़ द इंटायर प्रॉफिट डज नॉट कंज्यूम्ड बाय द ओनर, तो शेष भाग क्या होता है, वो कैपिटल में प्लस होता है या रिटेन्ड अर्निंग के रूप में रखा जाता है, जिससे ओनर्स इक्विटी या जिससे कंपनियों में हम शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं, पूंजी का निर्माण होता है। तो इस तरीके से जो है लाभ, यानी पूंजी से लाभ प्राप्त होता है और लाभ से पूंजी में वृद्धि होती है। तो ये ट्री और फ्रूट्स का रिलेशनशिप होता है। हम पूंजीगत मदों को और आयगत मदों को वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं। इन्हें कितने प्रकार की होती हैं। नंबर एक है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी आयगत और पूंजीगत व्यय। दूसरा है कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स, पूंजीगत और आयगत प्राप्तियां। तीसरा है कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, पूंजीगत और आयगत लाभ। चौथा है पूंजीगत और आयगत हानि, यानी कैपिटल एंड रेवेन्यू लॉस। और पांचवा इसमें जो है डेफर्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि ऐसे व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनका हम पूंजीकरण करते हैं या जिनका उपयोग कुछ वर्षों तक आगे होता है। तो इस तरीके से मेन जो है पूंजीगत विवरण जो है 4 प्रकार का होता है।
और एक इनमें डेफर्ड एक्सपेंडिचर यानी 5वां हो जाता है। तो क्या करते हैं कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पूंजीगत और आयगत व्यय किसको मानते, किसको हम कहते हैं पूंजीगत और आयगत व्यय। तो पहले पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर टेक प्लेस व्हेन एन असेट्स और सर्विस इज एक्वायर्ड दैट विल बेनिफिट द बिजनेस मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। पूंजीगत व्यय वह व्यय है जो संपत्तियों को और सेवाओं को क्रय करने में किया जाता है जिनसे एक वर्ष से अधिक समय तक, एक लेखांकन वर्ष से अधिक लेखांकन वर्ष तक लाभ प्राप्त व्यापार को होता है। यानी कि पूंजी का जो भाग संपत्तियों में विनियोजित किया जाए और ऐसी संपत्तियां जो एक साल से अधिक व्यापार के लिए लाभप्रद हों, लाभ प्राप्त हो, उनको हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। इसके विपरीत रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द आउटफ्लो ऑफ कैश टू मीट द रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। यानी कि कैश का जो हम प्रयोग करते हैं वो व्यापार को दैनिक कार्यों के लिए यानी व्यापार को चलाने के लिए जो व्यय किया जाता है, जो रकम खर्च की जाती है, उसको हम आगम या आयगत व्यय कहते हैं। एंड इट विल बी द करंट अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि ऐसे व्यय एक लेखांकन वर्ष के लिए होते हैं। ऐसे व्यय बार बार होने वाले प्रकृति के होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं तथा इनको हम लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या आयगत और पूंजीगत व्ययों का किस तरीके से लेखांकन कार्य किया जाता है इनसे संबंधित। तो इसमें जो है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मस्ट बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि जो आयगत व्यय होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, वो लाभ के विरुद्ध चार्ज होते हैं यानी प्रभार होते हैं और इसे निश्चित रूप से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाना चाहिए। Whereas capital expenditure is treated as a capital charge and is shown upon the asset side of the balance sheet। जो पूंजीगत व्यय है वो पूंजी पर प्रभार है, इसलिए इसको जो है आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। पूंजीगत प्रभार यानी पूंजी पे जो है पूंजी पर प्रभार है और उनको हम कहाँ दिखाते हैं, आर्थिक चिट्ठे में यानी बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाते हैं। किस प्रकार से हम ये निर्धारित करेंगे कि कौन व्यय आयगत है, कौन व्यय पूंजीगत है। इसके लिए रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आयगत और पूंजीगत व्ययों के निर्धारण के क्या नियम हैं। नंबर 1, एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ acquiring long-term assets that is more than one accounting period will be treated as capital expenditure। यदि कोई व्यय इस प्रकार से किया जाता है, जिस संपत्तियां खरीदने के लिए जो लॉन्ग टर्म की असेट्स होती हैं, दीर्घकालीन संपत्तियां होती हैं और जो व्यापार के लिए, संस्था के लिए एक वर्ष से अधिक समय में तक उपयोग में लाया जा सके, तो ऐसे व्यय को हम पूंजीगत व्यय मानते हैं। दूसरा क्या है कि एनी एक्सपेंडिचर विच इज़ अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट इज़ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। यदि किसी व्ययों से लाभ में वृद्धि होती है या ऐसे व्यय जिनसे संस्था के या व्यापार के लाभों को बढ़ाया जा सकता है, तो ऐसे व्यय को हम पूंजीगत व्यय मानते हैं यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। और जिन व्ययों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल पूंजीगत व्यय मानते हैं, उनसे हमेशा असेट्स अकाउंट को डेबिट किया जाता है, संपत्ति खाते में लिखा जाता है, अर्थात इनसे संपत्तियों का मूल्य बढ़ जाता है। तीसरा क्या है, यदि व्ययों से लाभ कमाने की क्षमता में भी वृद्धि होती है या नहीं, परंतु किसी अस्थायी संपत्ति में वृद्धि होती है, तो उससे पूंजीगत व्यय मानते हैं। दूसरे पॉइंट में था कि लाभ में वृद्धि हो यानी उसकी क्षमता में बढ़ोतरी हो। तीसरे पॉइंट में यह है कि लाभ में क्षमता बढ़े
या उसकी कार्यक्षमता बढ़े या न बढ़े, परंतु किसी अस्थायी संपत्ति में फिक्स्ड एसेट्स में वृद्धि होती है तो ऐसे व्यय को भी हम पूंजीगत मानेंगे, यानी उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे और प्रॉफिट लॉस में न लिख करके बल्कि एसेट्स में जोड़ते हैं। इफ़ द एक्सपेंडिचर, यानी थर्ड पॉइंट, इफ़ द एक्सपेंडिचर वेदर इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी और नॉट प्रोड्यूसेस एज एन एसेट्स कंपैरेटिवली परमानेंट करेक्टर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जो अस्थायी प्रकृति के स्वभाव की संपत्तियों में वृद्धि कर दे उन व्ययों को हम पूंजीगत व्यय मानते हैं, और ऐसा अगर नहीं है तो उनको हम आयगत व्यय मानते हैं। वैसे आयगत और पूंजीगत व्ययों में अंतर करना एक कठिन कार्य होता है। कभी भी कोई व्यय आयगत हो जाता है तो कभी कोई व्ययगत पूंजीगत होता है। इसलिए यदि इसकी हम पहचान सही ढंग से नहीं करते हैं, सही ढंग से लेखा नहीं करते हैं, पूंजीगत को आयगत मान लें, आयगत को पूंजीगत व्यय मान लें, तो जो संस्था का वित्तीय परिणाम है, फाइनेंशियल रिजल्ट है, या जिनसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए ज्ञात करते हैं, वो ट्रू एंड फेयर इस पोजीशन नहीं प्रदर्शित करेगा, नहीं दिखाएगा। तो ऐसी हालत में ये ज़रूरी होता है कि व्ययों को सही ढंग से पहचानें और उसका लेखा करें। अगर इसमें कोई त्रुटि होती है, गलती हो जाती है, तो इसी को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एरर बोलते हैं, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कहा जाता है आगे जा कर के। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट है, व्हेन एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन वन अकाउंटिंग ईयर गिव्स द बेनिफिट टू ए नंबर ऑफ अकाउंटिंग ईयर, इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। यदि किसी एक लेखांकन वर्ष में कोई व्यय किया जाता है और उसका लाभ अनेक वर्षों तक, अधिक समय तक प्राप्त होता है, या एक लेखांकन वर्ष से अधिक समय तक प्राप्त होता है, तो ऐसे व्यय को पूंजीगत मानते हैं। यानी कि व्हेन एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन वन अकाउंटिंग ईयर, एक ही लेखांकन वर्ष में व्यय हो, गिव्स द बेनिफिट टू ए नंबर ऑफ अकाउंटिंग, यानी आगे वर्षों के लिए लाभप्रद हो, तो इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और इसको हम कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट या आर्थिक चिट्ठे में दायित्व संपत्ति पक्ष में लिखेंगे। चौथा पॉइंट के बाद है संक्षेप में नीचे लिखा कि इन शॉर्ट ऑफ द पर्पस ऑफ इनकर्ड एक्सपेंडिचर इज टू मेंटेन द बिजनेस, इट इज रेवेन्यू। यदि हम व्यापार को बनाए रखते हैं, यानी उसकी कार्यक्षमता को बरकरार रखते हैं, उसके लाभ को बरकरार रखने के लिए जो व्यय किए जाएंगे उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और इसके विपरीत अगर यदि इसमें सुधार होता है, लाभ कमाने में सुधार होता है, उसमें वृद्धि होती है, तो ऐसे व्ययों को हम पूंजीगत व्यय माना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो वीडियो है हमारा केवल अभी ये समझाने में हुआ कि आयगत और पूंजीगत व्यय किसको हम कहते हैं। इसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट क्रिएट टेंजिबल एसेट्स, यानी कि ऐसे भी पूंजीगत व्यय हैं जिनसे टेंजिबल एसेट्स यानी कि जो मूर्त संपत्तियां हैं, दृश्यगत संपत्तियां हैं, उनका जो निर्माण नहीं होता है, लेकिन उन व्ययों को हम पूंजीगत व्यय मानते हैं, क्योंकि इनका इफेक्ट एक वर्ष से अधिक समय तक होता है। तो जितने समय तक ये प्रभावी रहते हैं उतने समय के लिए इनको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट क्रिएट टेंजिबल एसेट्स, जो दृश्यगत संपत्तियां हैं उनसे निर्माण नहीं होता है, लेकिन वो उनको हम पूंजीगत व्यय मानते हैं। कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर, इसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, किसी भी कंपनी की स्थापना के पहले के जितने भी व्यय होते हैं उनको हम पूंजी व्यय कहते हैं, प्रारंभिक व्यय कहते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। इसको अनअमर्टाइज्ड एक्सपेंसेस के रूप में हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में कंपनी के। शेयर एंड डिवेंचर, कंपनियों के जब अंश और शेयर जारी किए जाते हैं, अंश और ऋण पत्र जब जारी किए हैं, उनके जो निर्गमन के संबंध में व्यय होते हैं वो इसमें। इसके बाद है लीगल एक्सपेंसेस पेड फॉर टेकिंग लोन एंड मॉर्गेज, कानूनी व्यय जो भुगतान किए जाते हैं ऋण और बंधक लेने के लिए, यानी कि जो ऋण प्राप्त करने के लिए कानूनी व्यय किए जाएंगे, लीगल एक्सपेंसेस, वो जो है पूंजीगत व्यय माने जाते हैं। हालांकि इनसे किसी संपत्ति का निर्माण नहीं होता है, इसको हम कैपिटलाइज्ड करते हैं और इसको हम बाद में प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस आता है उससे राइट
ऑफ करते हैं। इसके बाद लीगल एक्सपेंसेस पेड फॉर द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, भूमि एवं भवन को क्रय करने के लिए जो कानूनी व्यय किए जाएं वो भी इसमें आएंगे, पूंजीगत व्यय माने जाते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, अगर कोई अन्वेषण कार्य किया जाता है, खोजी कार्य किया जाता है या शोध कार्य किया जाता है तो उसमें भी जितनी लागत होती है उसको हम पूंजीगत व्यय मानते हैं। इसके बाद है रिन्यूअल ऑफ इन पब्लिक यूटिलिटी कंपनी, जो सार्वजनिक उपयोग की संस्थाएं हैं उनमें नवीनीकरण का, जैसे रेलवे है या इसमें इलेक्ट्रिक कंपनियां हैं, इसमें पुरानी संपत्तियों को हटा करके जो नई संपत्तियां लगाई जाती हैं तो नई संपत्तियों जो टोटल कास्ट आती है उसमें पुरानी संपत्तियों के वर्तमान मूल्य के बराबर को हम आयगत व्यय मानते हैं तथा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में रेवेन्यू अकाउंट में लिखते हैं। इसके बाद है रिपेयर्स ऑन परचेज ऑफ ओल्ड असेट्स टू पुट इनटू वर्किंग कंडीशन, किसी पुरानी संपत्ति को अगर हम मरम्मत काम करवाते हैं जिससे उसके कार्यशील यानी वर्किंग कंडीशन में आ जाए तो ऐसे व्यय को हम रिपेयर अकाउंट में न लिख करके बल्कि हम इसको पूंजीगत व्यय मानते हैं, यानी संपत्ति की लागत बढ़ जाती है। खासतौर के जो पुरानी संपत्तियां खरीदी जाती हैं व्हीकल्स एट्सेट्रा, उनमें जो मरम्मत के कार्य आते हैं चालू कंडीशन में लाने के लिए, ऐसे व्यय को हम पूंजीगत मानते हैं। इसी तरीके से डेवलपमेंट एक्सपेंसेस इन केस ऑफ रबर एंड अदर प्लांटेशन, जो चाय के बागान होते हैं, रबर के प्लांटेशन होते हैं, इनमें प्रोडक्शन कई साल के बाद होता है, लेकिन जब तक इनका प्रोडक्शन नहीं होता तब तक जो भी व्यय इसमें किए जाते प्लांट लगवाने के लिए, उसके रखरखाली के लिए जितने भी खर्चे होते हैं उस खर्चों को हम डेवलपमेंट एक्सपेंसेस के रूप में दिखाते हैं। इसी तरीके से माइंस हैं, माइंस यानी खान बनाने के लिए, कोयले की खान या अन्य अदर खाने हैं तो उनको बनाने के लिए काफ़ी समय लगता है और उस समय तक का जो इतना भी खर्चा होगा उसको डेवलपमेंट एक्सपेंसेस के नाम से दिखाया जाता है। इसके बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की कार्य क्षमता कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अगर कोई व्यय किया जाता है तो उस व्यय को हम क्या बोलते हैं, पूंजीगत व्यय बोलते हैं। तो इस तरीके से ये कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में है। इसके बाद जो है आगे के जितने भी प्रकार हैं वो सब जो है हमारे अगले वीडियो यानी पार्ट 2 में मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।